हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सवाल नंबर 19 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमारे केमिकल काइनेटिक्स के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस सवाल को वैसे तो आप कर सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि ये कोलराउस लॉ के ही एक एप्लीकेशन पर बेस्ड है, जिसमें कि आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट एम NaCl, HCl और NaAC दिया हुआ है, और आपसे किसका पूछा हुआ है, HAC का दिया हुआ है। यहां पर इस सवाल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है, बच्चों को ये एसी समझ नहीं आता है। एसी का यहां पर क्या मतलब है, तो एसी का मतलब मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं। एसी मतलब यहां पे ये एसीटेट के लिए बोल रहे हैं, यानी CH3COO माइनस जो होता है एसीटेट ग्रुप, इसके लिए इन्होंने एसी लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट एम NaCl, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, लैम्डा नॉट एम Na प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। ओके, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 126.4 है। अगर हम HCl की बात करें तो लैम्डा नॉट एम HCl हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम H प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। हमने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था जिसमें कि NH4OH HCl ये सारी चीजें थी, और हमें यहाँ पर मतलब NH4OH का लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट करना था। तीन इसी तरीके से हमारी इक्वेशंस बने थे। सेम काम यहाँ पर भी होने वाला है। हमने HCl के लिए लिख दिया, कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 425.9 हो जाएगा। यूनिट वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन NaAC जो है, या तो आप NaAC लिखो या आप इसको CH3COO Na भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम Na प्लस। ओके, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 91 है। हमें कैलकुलेट किसका करना है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई CH3COOH का। ये जो CH3COH है ये एसिटिक एसिड होता है। अगर हम इसके लैम्डा नॉट एम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H प्लस। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी, जो हमें चाहिए उनको तो हम ऐड करेंगे, और जो हमें नहीं चाहिए हम उनको अपने जीवन से निकाल देंगे। ठीक है, यही करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब CH3COO माइनस कहाँ है भाई, ये है, ये हमें चाहिए। और कौन है हमारा, H प्लस। H प्लस देख लो कहां पे लिखा हुआ, ओके, ये H प्लस दूसरे इक्वेशन पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, और ये हमें नहीं चाहिए ना, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, 91 प्लस 425.9 माइनस का 126.4 हो जाएगा। इसका वैल्यू आप सॉल्व करके, आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे कि कितना आया था। ठीक है, केवल और केवल अब देखो, मैं आपको भी इसीलिए कुछ काम इसीलिए दे रहा हूं, सो दैट आप जो है तो इन वीडियोस का पूरा फायदा उठा पाए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है भाई, इसमें आपको गद्दारी नहीं करनी है। जो काम आपको दिया जाता है करने के लिए वो आपको अपनी ईमानदारी से करना है, तभी आप जो है तो आपका इस सब्जेक्ट के अंदर धीरे धीरे अपने आप ही इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आप एक बहुत ही बेटर स्थिति में आ जाएंगे। अभी जहां पर हैं उससे आप काफी अच्छा इसमें आपका इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। तो बहुत सिंपल सा काम करना है, आपको प्लस माइनस ही करना है, और ये आंसर आपको मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आपका कितना आया था इस सवाल का। यूनिट वही हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब चलिए, अब हम आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के सवाल पर। यह है हमारा सवाल नंबर 21। ठीक है, तो द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B। प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, C+D मिल रहा है। इस तरीके के हमारे 2 से 3 सवाल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा फंडा बता देता हूं। क्या होता है भाई, जितने एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं उतने ही आपको इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, जितने 4 एक्सपेरिमेंट है तो 4 इक्वेशन आपने बना लेना है। क्या लिखा हुआ है, 2A + B। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, 2A + B C+D। सर अगर मान लो यहाँ पे A + B C+D दे देता, सर अगर मान लो यहाँ पे 3A + B C+ दे देता, तो सर क्या करते, इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी हमारा काम आने वाला है, ये कौन आने वाला है, ये जो 4 एक्सपेरिमेंट कराए गए ना, इनसे हमें मतलब होगा। ये कुछ भी दे दें, ये तो मतलब फालतू चीज है। क्यों, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है भाई वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। हम किसी भी रिएक्शन को देख करके हम डायरेक्ट उसको नहीं बता सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन का रेट लॉ ये होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको क्या बोला, जितने एक्सपेरिमेंट हो ना भाई उतने इक्वेशन बना लो। 4 एक्सपेरिमेंट तो 4 इक्वेशन बना लेते हैं। हमें पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है R = K A⁴ B⁴ Y, यही होता है। ठीक है, यानी कि रिएक्शन का रेट A और B की कॉन्सेंट्रेशन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके पावर में कुछ एक्स और वाई लगा होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन की जो एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये रेट लॉ होता है। ठीक है भाई। अब देखो, कहने को ये मात्र एक सवाल है, लेकिन इसके अंदर जितना भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो सारा मैं आपको सवाल के साथ साथ ही बताता जा रहा हूं। ठीक है, सो दैट अगर आपको चैप्टर के अंदर भी प्रॉब्लम है तो आपको क्वेश्चन करते करते वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती जाए। ठीक है, तो अब देखो, पहला एक्सपेरिमेंट में हमारा रेट कितना दिया हुआ, 6 × 10 की पावर -3। तो हमने यहां लिखा 6 × 10 टू द पावर -3 बराबर के है, के तो के है, ए कितना है 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, 7.2 × 10 टू द पावर -2 बराबर के तो के है और 0.3 की पावर x एंड 0.2 की पावर y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। राइट, थर्ड बना लेते हैं भाई, 2.88 × 10 टू द पावर -1। समझ आ रहा है सारी चीजें, क्या बोला, जितने एक्सपेरिमेंट उतने इक्वेशन, ज्यादा कुछ जीवन में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं भाई। ठीक है, काम बहुत सिंपल सा है, जितने एक्सपेरिमेंट है ना उतनी इक्वेशन बना लो। एंड फोर्थ इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2.40 × 10 टू द पावर -2 बराबर के 0.4 टू द पावर x इंटू 0.1 टू द पावर y। बहुत कर लिया आपने इस सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रगल, अब आपका स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका स्ट्रगल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से कराई जाएंगी। अभी जैसे ही हमारा ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपके लिए एक ऑर्गेनिक की सीरीज ले आऊंगा। ठीक है, आपको बस एक सिंपल सा काम करना भाई, जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको आपको पूरा करते रहना। मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा बार बार कि भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, हाँ, अगर आप ये काम करते हो तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगी, यानी मेरी जो रिएक्शन की रेट है ना वो बढ़ जाएगी भाई आपके ये थोड़े से काम करने से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बार बार कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि यहां पे मेरा काम है केवल और केवल आपको ढंग से पढ़ाना। मैं अपना टाइम जो है तो आपको ये सब बोलने में नहीं जाया करूंगा, जितना मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा उतने में मैं आपको 2 सवाल और करा दूंगा। ठीक है, तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक मेरा ये है, तो इसलिए आप जानते होंगे मैं ये सब कहता भी नहीं हूं, ये सब आपका काम है, ये सब आप अपनी तरफ से देख लो। हाँ, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। मेरी रिएक्शन की रेट जो होगी, मेरे जो सवाल करने का जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो बिल्कुल मैं अगली क्लास में मैं फिर आपको और ज्यादा सवाल कराऊंगा। तो ये काम आप करते जाओ और मैं अपना काम करता जाऊंगा, और वीडियो को आप बढ़िया से ढंग से तबीयत से पेन पेपर लेकर के मेरे साथ सॉल्व करो, फिर इसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करो। ठीक है, सेकंड टाइम मैंने आपको पहले ही बोला था आपको 3 बार करना है। तो चलिए वापस आ जाते हैं इन सवालों पे। अब इसके बाद, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, चार इक्वेशन आपने बना ली। अब 4 इक्वेशन बनाने के बाद का काम सुनो। ठीक है, अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है भाई, आपको कोई भी 2 ऐसी इक्वेशन को पकड़ना है। ठीक है, कौन सी 2 ऐसी इक्वेशन को पकड़ना है जिसमें कोई ना कोई चीज सेम हो। सेम यानी या तो x सेम हो या y सेम हो। ठीक है, जैसे अब मैंने मान लो पहला एक्सपेरिमेंट पकड़ा मैंने, है ना, तो पहले में x क्या है 0.1, दूसरे में और y क्या है 0.1। अब मैं वो देखूंगा, वो वाली इक्वेशन देखूंगा जिसमें x 0.1 हो तो कहीं नहीं है। अब मैं वो देखूंगा जिसमें y 0.1 हो। हाँ, मिल गई। कौन मिली? इक्वेशन नंबर 4 मिली। ठीक है भाई, अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4 कर देना है। ठीक है, अब देखो चक्कर ये है कि आपको इस तरीके से आपको कभी सवालों को कराया नहीं गया है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट में डिफिकल्टी होती है ना। अब एक बार आप कर लोगे, आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है ना। किसकी गारंटी है? दीपांशु भैया की गारंटी है, जीवन में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। तो ये 6 × 10 की पावर -3 हो गया। ठीक है, और ये कितना है भाई 2.40 × 10 की पावर -2। तो एक काम करूं, इसको मैं 24 × 10 की पावर -3 कर दूं। कर सकता हूं क्या भाइयों? मैंने कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर दिया है मैंने। अच्छा, अब क्या होगा, k × 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y। ठीक है, और अपॉन k × 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। बहुत आसान, एकदम खेल जैसा है ना। हमने क्या किया, चार इक्वेशन बना ली, और 4 इक्वेशन बनाने के बाद हम उनको डिवाइड कर देंगे किनको, जहां पे कुछ ना कुछ सेम दिख जाए हमें। अब देखो इससे क्या होगा, देखो भाई 0.1 की पावर y 0.1 की पावर y शहीद हो गया।
यहां से के भी शहीद हो गया, के से के शहीद हो गया, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 भी शहीद हो गया। देख रहे सारी चीजें शहीद होती जा रही है ना। बचा क्या 6/24, 6/24 बोले तो 1/4 बराबर। अब ये भाई 0.1/0.4 क्या बना 1/4 की पावर x बना। तो यहां से आप सबको पता है x का वैल्यू कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो भैया हमें x मिल गया। अब अगर x हमें एक बार मिल गया तो अब हम किसकी तलाश में निकलेंगे, y की तलाश में निकलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2 और 3 को डिवाइड लगा देता हूं तो मेरे भाई 0.3 सेम हो जाएगा। अच्छा फिर वही हमेशा की तरह इसको मैं क्या 28.8 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, तो यानी 1/4 हो जाएगा। के हमेशा की तरह शहीद हो गया, 0.3 ये भी शहीद हो गया। 2/4 कितना आया 1/2 की पावर y आया। क्या बता सकते हो यहां से y का वैल्यू कितना आएगा। सर अगर y2 हो जाए तो सर बात बन जाए, तो बात बन चुकी है। y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हमें क्या निकालना था रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना था। क्या हमारा रेट लॉ आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। सर रेट लॉ कितना है, रेट लॉ है k a टू द पावर x, x कितना 1, b टू द पावर y, y कितना 2। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और यहां पे एक और बात निकालनी है, क्या रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमारा होता है k। अब आप यहां से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो मैं जैसे 1 वाली ले लेता हूं तो क्या बनेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर के हमें निकालना है यहां पर 0.1 और x का वैल्यू हमारा कितना आया 1, 0.1 और y का वैल्यू हमारा कितना आया 2। तो यहां से के कितना हो जाएगा 6। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे 6 लेकर एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम बढ़िया एकदम सॉलिड किया है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, हर एक चीज कर ली, रेट लॉ निकाल दिया, के निकाल दिया, लेकिन मार्क्स कितने मिलते हैं 2.5। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज करना भूल जाते हो, वो होती है इसकी यूनिट। यूनिट लिखना आपको नहीं भूलना है। यूनिट मैं आपको पहले भी बताई थी, क्या होती है मोल की पावर 1 माइनस एन। एन मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, मोल की पावर 1 माइनस एन यानी 1 माइनस 3 यानी -2, लीटर टू द पावर n माइनस 1, n माइनस कितना 3 माइनस 1 यानी 2, और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या आपको ये टेबल वाले सवाल आगे समझ में, क्या करना है जितने एक्सपेरिमेंट्स हो एक बार मैं फिर से आपके दिमाग में इसका जो फ्लो चार्ट है वो मैं एक बार फिर से डाल देता हूं। जितने एक्सपेरिमेंट हो उतनी इक्वेशन बना लेंगे, फिर सर इसके बाद जो भी सेम होगा या x या y उनको देखेंगे हम, जिसमें भी सेम है उन दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और वहां से सर हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या x और y का वैल्यू। x और y निकालने के बाद हमारा सर अगला काम रहेगा k निकालना। k निकालने के लिए हम 1 2 3 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x और y का वैल्यू और हमारा k आ जाएगा। और सर लास्ट में हम यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे। मैं सर आज शपथ लेता हूं या लेती हूं कि सवाल करने के बाद मैं यूनिट लिखना कभी नहीं भूलूंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, तो ये है हमारा सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए सुनिएगा मेरी बात को, ये अगेन ये अपने आप में फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टाइप के सवाल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल होते हैं। ठीक है, मैंने अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि बच्चे इस तरीके के सवालों को मुझसे 2 बार 3 बार आके पूछते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है भाई इनमें ना डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारी लगाने की आदत होती है हमेशा, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता नहीं है। आप करके आओगे सवाल को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आओगे, कोई फॉर्मूला इसके लिए अगर आप रट के जाओगे तो चांसेस ये होते हैं कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज कर दिए जाएं तो फिर चीजें भी बदल जाती हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको इस सवाल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को हमें एक बार फिर से लिखना है 2N2O5। लास्ट में जब हमारा ये पीडीएफ के न्यूमेरिकल्स खत्म होंगे ना तो फिर मैं लास्ट में इस टाइप के सवाल को मैं 1-2 और आपको सवाल करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। 2N2O5 किसमें चेंज हो रहा है 2N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब यहां पे हमारी शुरुआत होती है कहां पे, समय बराबर 0 से। किसी भी चीज की शुरुआत कहां से होती है भाई 0 से होती है। तो 2N2O5 प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें 2N2O4 प्लस O2 मिल रहा है। हमारा काम स्टार्ट हुआ कहां पे t इक्वल्स टू 0 से। बात आपको यह समझनी है कि t इक्वल्स टू 0 पे कंटेनर के अंदर केवल और केवल N2O5 रहेगा, तो इसी का प्रेशर रहेगा केवल और केवल। हमने इसका प्रेशर कितना ले लिया PI, तो इसको क्या ले लेना है आपको 0 और 0 ले लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पे N2O4 और O2 नहीं प्रेजेंट रहेंगे, इसका मतलब इनका प्रेशर कितना होगा 0 होगा। फिर अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय गुजर के कहां आ गया, समय बराबर हम आ गए 100 सेकंड पे। धीरे धीरे समय गुजरा और हम आ गए कहां पर 100 सेकंड पे। जैसे आपका समय धीरे धीरे अप्रैल से गुजरता हुआ आप आ गए दिसंबर में
और अभी भी आपके जीवन में स्ट्रगल ही चल रहा है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो, आपने साल भर गद्दारी करी है, लेकिन अब भी मौका है, ठीक है। बोर्ड के लिए अगर आप अब भी 2 महीने बढ़िया से तबीयत से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जीवन में। तो t बराबर 100 सेकेंड, पी आई माइनस 2x, यहां पर कितना 2x और यहां पर कितना 0x। देखिए एक बात मैं फिर से आपको इस चीज को समझाता हूं और एक दूसरा इक्वेशन भी मैं लेके आपको इस चीज को समझाऊंगा। यहां पे 2 मोल है, तो इसके प्रेशर में कमी भी कितने की आएगी, 2x की आएगी। इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो इसका प्रेशर भी कितने से बढ़ेगा, 2x से बढ़ेगा। इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो इसका प्रेशर भी किससे बढ़ेगा, x से बढ़ेगा। अगर मान लो एक सवाल आपके पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये SO2Cl2 हमारा चेंज हो रहा है किसमें, SO2 प्लस Cl2 में। समय कहां से शुरू हुआ, समय 0 से शुरू हुआ, प्रेशर कितना PI, इसका कितना 0 समय धीरे धीरे क्या हुआ, गुजरा, कुछ t इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी टाइम पे आगे PI माइनस x हो गया, ये कितना हो गया, x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। आप बोले सर यहाँ पे x क्यों हो गया, आप समझ पा रहे हैं फॉर्मूला क्यों नहीं लग पा रहा, क्योंकि अगर कोफिशिएंट चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए आपको जो है तो कोई फॉर्मूला इसके लिए, इस टाइप के सवाल के लिए, खासकर प्रेशर वाले सवाल के लिए कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि शायद इसी वाले सवाल के लिए दिया हुआ है, ये शायद एग्जाम्पल का सवाल है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसका उन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया होगा, 2PI माइनस PT करके कोई फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने, है ना, लेकिन मैं कभी भी उसको यूज नहीं करता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 मोल हो जाए फिर थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए। तो यहां पर आपको PI का वैल्यू कितना मिल जाएगा, PI का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.5, ओके। क्यों, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे टोटल प्रेशर PI है, देन t इक्वल्स टू 100 है हमारा, t इक्वल्स टू 100 पे हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, और इसका वैल्यू कितना है 0.512 है। तो यहां से 2x से 2x कट गया, तो PI का वैल्यू हमने कितना निकाला था भाई 0.5, तो 0.5 प्लस x इक्वल्स टू 0.512, x का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 0.012। आ गई इतनी सी बात समझ में, बहुत आसान सी बात है। अब k निकालना है हमें, तो k का देखो आपको जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, 2.303/t, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन दिया हुआ है। k का फॉर्मूला क्या होता है 2.303/t log A0/AT। ये आपका फॉर्मूला तब लगता था जब आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन दिया होता था, आज की डेट में आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो 2.303/t लॉग तो लॉग है, हमेशा वही आएगा भैया, यहां पे हो जाएगा PI यानी इनिशियल प्रेशर, ये डिवाइडेड बाई प्रेशर आफ्टर टाइम t, और ये कितना है PI माइनस 2x है, तो ये बन जाएगा PI अपॉन PI माइनस 2x। तो भाई k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303, टाइम कितना लेंगे 100, लॉग तो लॉग है, PI कितना है हमारा, PI है हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 2x यानी 0.024। क्या बात आपको समझ आ चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाय 100 लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.476। इस लॉग का वैल्यू आपको दिया होगा पेपर के अंदर, ठीक है, सॉल्व करके इन्होंने लॉग क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर वो दे के रखते हैं, आपको लॉग टेबल की बजाय लॉग की वैल्यू दे दी जाती है, हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना आपको एग्जैक्ट इसी लॉग की वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको वो कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 से 5 लॉग की वैल्यू दे देंगे, है ना। अगर मान लो log 2 यूज होना है ना, तो log 2 भी दे देंगे, log 3 भी दे देंगे, log 4 भी दे देंगे, log 5 भी दे देंगे, भैया यूज करते रहो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे में क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लॉग यूज होने वाला है, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना, तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी ना एक तरीके से, तो इसलिए वो 4-5 लॉग की वैल्यू दे देते हैं सो दैट आप प्रॉपर सॉल्व करो। तो ये इस लॉग का वैल्यू जो है ये है 0.0216, और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, k का वैल्यू, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने शपथ ली थी। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये हुआ सवाल नंबर 22, और हमने 20, 21, 22 3 सवाल किए हमने। अब अगला सवाल आता है हमारा 2NH3 हमारा चेंज हो रहा है किसमें, N2 प्लस 3H2 में। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 हमें दिया हुआ है, हमें क्या पूछा हुआ, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2। अब देखें ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के सवाल होते हैं। 2NH3 हमारा किसमें चेंज हो रहा है, N2 प्लस 3H2 में चेंज हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर रेट इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे भाई, रेट इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना।
तो ये कितना है हमारा माइनस का DNH3/dt। देखो इसको लिखना बड़ा आसान होता है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस DNH3 जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आ जाएगा मेरे भाई डिवाइड में, तो माइनस DNH3 बाई क्या हो गया 2dt। प्रोडक्ट वाले के लिए क्या लिख देंगे हम DN2/dt, और इस वाले H2 के लिए क्या लिख देंगे हम प्लस का DH2/3dt। है ना आसान, बहुत आसान है, एकदम खेल जैसा, एकदम खेल जैसा। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 हमें दिया हुआ है, यानी हमें जानते हो कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, ये वाली कितनी 1.2 इंटू 10⁻³ व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, यानी अगर मैं निकालू ना DN2/dt तो ये कितना हो जाएगा भाई DN2/dt। देखो जीवन में याद रखो कि किन दो चीजों को टारगेट करना है ना, एक N2 को टारगेट करना है क्योंकि अभी हम N2 को निकाल रहे हैं, तो और दिया क्या है NH3 को, तो इन दो को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, जब हम H2 का निकाल रहे होंगे ना तो हम इन दो को बराबर कर देंगे या इन दो को बराबर कर देंगे, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो DN2/dt कितना हो जाएगा हमारा माइनस DNH3/dt का ये वैल्यू है, यानी 1.2 इंटू 10⁻³ बहुत ही मतलब आपको जीरो लेवल के सवाल होते हैं है ना, लेकिन अक्सर आप गलती करके आते हो, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता नहीं होता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है कई बार आप /2dt को ही ले लेते हो, नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है आपको केवल और केवल माइनस DNH3/dt को ही लेना है। मैं यहाँ पर आपको इसीलिए वो सारी चीजें बताता रहता हूँ जो अक्सर मैं ऑफलाइन पेपर्स में बच्चों की आंसर सीट में देखता रहता हूँ। तो 1.2 बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ अगेन आप यूनिट लिखना नहीं भूलोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 50 आंसर शीट चेक करता हूं तो कम से कम 10 ही होती हैं जिसमें कि यूनिट वगैरह सब कुछ प्रॉपर लिखा होता है, 40 बच्चे बिना यूनिट के आंसर लिख के चले आते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, आपने वही सवाल किया हुआ है, वही सवाल पेपर में आ गया, एक तो खुशी हो जाती है यही किया था यही आ गया है ना, तो आधी तो उस खुशी के चक्कर में जो है तो यूनिट वगैरह सब भूल जाती हैं, बोले आंसर याद था लिख दिया। ठीक है, पता चलता है 3 नंबर का सवाल है, मिले कितने 2 नंबर 2.5 नंबर, यूनिट के कट गए नंबर। तो 0.6 इंटू 10⁻³ तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद एक काम आप करोगे, यूनिट आप पहले ही लिख लिया करोगे ना दिमाग में तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसके बाद आपको क्या करना है DH2/dt, यूनिट पहले की, हाँ दिमाग में बना लेना, यूनिट लिखनी है मुझे सवाल होने के बाद। तो DH2/dt, अब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है, तो यानी हमें DH2/dt निकालना है। तो आप देखो DH2/dt कितना हो जाएगा, DH2/dt हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस का DNH3/dt। हमने किन दो चीजों को बराबर किया है, इसको और इसको किया है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3/2 मल्टीप्लाई बाय DNH3/dt हमारा कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.6 यानी 1.8 इंटू 10⁻³ यूनिट सेम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 24 की ओर, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ये हमें रेट लॉ दिया हुआ है। तो अगेन अब मैं रेट लॉ पे आता हूं, रेट लॉ हमारा क्या होता है R इक्वल्स टू K A⁴x B⁴y, और ऑर्डर हमारा क्या हुआ करता है x+y हमारा क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है। तो पहले वाले में अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा ये। ऐसे ही जो बी पार्ट है उसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2 -1 यानी कितना आ जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा, सॉरी प्लस का हाफ हो जाएगा, 3/2 -1 क्या हो जाएगा ये प्लस का हाफ हो जाएगा। तो ये भी हमारा सवाल हुआ जिसमें कि हमें क्या निकालना था ऑर्डर निकालना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा भाई उसमें क्या करना है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट हमारा क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ये जो मैं आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताया करता था ना मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपके खून में चली गई होगी ये यूनिट है ना, मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। अपने भी उठा के बोलूंगा तो भी आप ये यूनिट बोल दोगे मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जो मोल की पावर है यहाँ पे ये कितनी है भाई 1 - n, और इस वाले सवाल में मोल की पावर कितनी है -1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पावर को बराबर करना है,
यानी पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस एन को मैं किसके बराबर कर दूंगा, -1 के बराबर कर दूंगा। तो यहां से एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, 1 + 1 दैट इज 2, यानी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। ठीक है, अब बोले सर अगर मान लो मैं सर लीटर की जो पावर है उसको सर अगर मैं बराबर करूं तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा जीवन में? अरे बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। n-1 बराबर आपने क्या कर देना है, अब की बार 1 कर देना है, क्योंकि लीटर की पावर कितनी है, 1 है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। क्या बात समझ आई? किसी को भी बराबर करो, चाहे मोल की पावर को बराबर करो या लीटर की पावर को बराबर करो, आंसर आ जाएगा। यानी जिस भी टर्म में n है आपको उसकी पावर को बराबर करना है ना, जाहिर सी बात है, आप सेकंड इनवर्स से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सेकंड है हमारा उसने क्या यूनिट दी हुई है, सेकंड इनवर्स ही दी हुई है। इसका मतलब मोल की पावर 1 माइनस एन है। इसका मतलब यहां पर मोल की पावर कितनी आपको दिख रही है, कुछ नहीं ना। इसका मतलब एन की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि मोल की पावर है 0, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी जो बी नंबर है हमारा वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, सो इस तरीके से ये हमारा हुआ सवाल नंबर 25। यानी कि अब हम 25 सवाल को कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, और अभी हम केमिकल काइनेटिक्स के सवाल कर रहे हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, प्रूफ करने का है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सवाल है। सो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब क्या आपको इसके फॉर्मूले पता है, हाफ लाइफ वगैरह के क्या होते थे? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई 0.693 अपॉन के। क्या होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ 0.693 अपॉन के। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। ओके, ये होता है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, 99.9% हमें पूछा हुआ है, यानी टाइम फॉर 99.9%। अब देखो इस सवाल में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपको सीखनी है, और इस टाइप के हर एक सवाल के अंदर आपको सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए चलना है। तो t इक्वल्स टू 99.9% हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी। टाइम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख चुका हूं। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2.303 अपॉन के लॉग। अब यहां पर आपका थोड़ा सा मुझे चाहिए पूरा फोकस। 80 80 होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। 99.9% हमारी रिएक्शन भाई हो चुकी है। 80 का मतलब होता है बची कितनी है। तो मेरे भाई अगर 99.9% हो गई है तो रिएक्शन बची कितनी, आप बोलोगे सर 0.1% बची। कितनी बची, 0.1%। किसकी सर, सर 0.1% ए नॉट की, यानी सर ये 0.1 अपॉन 100 हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, अगर यहां बोलता 99% हो गई तो बची कितनी सर 1%। किसकी, इनिशियल की, यानी हम क्या लिखते हैं 1 इंटू ए नॉट बाई 100। अगर कल को बोल दे कि सर 60% रिएक्शन हो गई, बची कितनी 40%, है ना, किसकी, इनिशियल की, तो हम उसको क्या लिखते हैं 40 ए नॉट बाई 100। क्या काम बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल ए नॉट से ए नॉट कट गया, यहां से टी 99.9% हमारा कितना आ गया भाई 2.303 अपॉन के लॉग 1000 आ गया। अब लॉग 1000 जानते हो आप कितना होता है, 3 इंटू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10। बोले सर ये आपने कहां से लिख दिया, तो मेरे भाइयों लॉग 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग 10 की पावर 3, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 3 log 10। यस और नो, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा ये आ गया। अब टी हाफ कितना होता है, ये होता है सर 0.693 अपॉन के। अब एक काम करता हूं, दोनों को मैं कर देता हूं डिवाइड, दोनों को log 10 का वैल्यू 1 होता है, दोनों को मैं कर देता हूं डिवाइड। तो इसका मतलब टी 99.9% अपॉन टी हाफ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2.303 अपॉन के इंटू 0.693 अपॉन के, कैसे के कट जाएगा, और इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। इसका मतलब क्योंकि ये बनेगा हमारा कितना 6.93, तो इसका मतलब टी 99.9% इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ। ऑलराइट, क्या आपको बात समझ आ चुकी है? अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 27 की ओर। क्या लिखा हुआ है देखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो देखिए भाई टी हाफ कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के।
के ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये आपका। 0.693 अपॉन इसको आपने लिखा 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 14, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.693 अपॉन 5.5 तो है ही, ऊपर हम कर देंगे 10 की पावर 14। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाई कितना 5.5। अब आपको पता है ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 2 के करीबन आ जाएगा, 1.2 के करीबन आ जाएगा 10 की पावर 13, और हाफ लाइफ है तो इसका यूनिट कितना दिया हुआ भाई, सेकंड इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो आज मैं आपको सवाल नंबर 27 तक ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो हमारी न्यूमेरिकल्स की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। अभी तकरीबन हम 10 से 12 न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास थोड़ा सा हमारी बड़ी होने वाली है, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, और फिर एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। तो उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, यानी उसमें मैं टोटल आपको 8 से 9 टॉपिक्स में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड करूंगा, राइट। तो उसमें आपकी वीडियोज रहेंगी कम से कम 14 to 15 वीडियोज आने वाली हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल का सेक्शन आपका 10 to 12 मार्क्स का होता है, तो ये पोर्शन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ के साथ ही करते जाना है, और जब ये खत्म होगा फिर इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, आप चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए और वीडियोस को आप देखते रहिए।